गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आपके लिए क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग लेके आई हूँ। देखिए बेटा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, है ना। अपने लिए नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने पेरेंट्स के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप भी मेहनत करिए, आपके साथ हम भी उतनी ही मेहनत करेंगे जिससे आप कुछ बेटर स्कोर कर पाए, राइट। तो चलिए चलते हैं हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के साथ, मैटर इन अवर सराउंडिंग, राइट। मैटर तो आप सभी जानते होंगे कि मैटर आखिर होता क्या है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मैटर, राइट। तो मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस, राइट। दो चीजें होती हैं कि मैटर वो सारी चीजें होती हैं जिसमें क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, एंड अनदर वन इज वो क्या कवर करना चाहिए, स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्टाइलर है, स्टाइलर को अगर हम देखते हैं तो कहीं पर अगर हम रखेंगे तो ये कुछ ना कुछ स्पेस को कवर करेगा, राइट। एंड व्हाट इज मास? जिस चीज से ये बना हुआ है, राइट, वो क्या है, इसका मास है। तो ये स्टाइलर क्या कहलाएगा, हमारा मैटर कहलाएगा। क्लियर? तो मैटर के बारे में हमने क्या जाना कि मैटर वो चीजें होती हैं जिनके पास मास हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस को कवर करे, राइट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी सब्सटेंस में मास नहीं है, इसका मतलब वो विजिबल ही नहीं होगा, राइट। अब सपोज दैट इसका अगर ये मास नहीं होता जिससे ये बना है, क्या ये विजिबल होता? नहीं होता, राइट। तो हमने ये समझा कि मैटर वो सारी चीजें होती हैं जिनके पास मास होता है और वो कुछ ना कुछ स्पेस को कवर करते हैं। अब हम देखते हैं ये जो मैटर है ये कितनी स्टेट्स में डिवाइड है, ठीक है। जनरली आप एनसीईआरटी में अगर 9th क्लास में पढ़ेंगे तो आपकी सिर्फ 3 स्टेट्स आपको पढ़ाई जाती हैं। एक होती है आपकी सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा भी 2 अदर स्टेट्स होती हैं। एक होती है आपकी प्लाज्मा एंड द नेक्स्ट 5th वन इज BEC, मीन्स बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हमारी 5th स्टेट होती है, राइट। ये आयनाइज स्टेट होती है। जब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो गैसेस क्या हो जाती हैं, आयनाइज हो जाती हैं। नेक्स्ट BEC, उसका जस्ट अपोजिट। अगर किसी भी स्टेट्स को कूल डाउन कर दिया जाता है बहुत कम टेम्परेचर पे, तो वो जो स्टेट उस टाइम हमें मिलती है दैट इज BEC, बोस आइंस्टीन एंड कंडेंसेट। इसका BEC नेम क्यों पड़ा? क्योंकि इसको जो है इसकी खोज की थी बोस और आइंस्टीन ने मिलके, इस वजह से इसका नेम पड़ा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, राइट। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया कि जो मैटर होता है वो कितनी स्टेट्स में डिवाइड है, आपका 5 स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा एंड BEC, राइट। अच्छा, मैटर होता क्या? मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। क्लियर? ये जो मैटर है आपका, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है और उस पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। और जो महर्षि कणाद थे, सबसे पहले उन्हें एक गोल्ड का पीस दिया गया जिसको उन्होंने छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया। और जब तक डिवाइड करते चले गए, जब तक उन्हें एक ऐसा पार्ट नहीं मिल गया जो फर्दर डिविजिबल नहीं था, ठीक। तो उस छोटे से पार्ट को उन्होंने नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु, ठीक। और उसी को हम क्या कहने लगे? एटम, राइट। इसका मतलब मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, राइट। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, राइट। देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। बताया मैंने, कोई भी मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, राइट। इन हिंदी वी कॉल परमाणु, ठीक। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। और ये जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये इतने स्मॉल साइज के होते हैं कि इन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, राइट, बट देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, दीज पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। और इन
पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। नेक्स्ट है दीज पार्टिकल्स आर करेंटली मूविंग, और ये जो हैं पार्टिकल्स ये हमारे मूव करते रहते हैं। अभी मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी बताऊंगी कि कैसे हम ये समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर मूविंग, राइट। पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर के पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं और इस अट्रैक्शन के बेस पे ही हमारा मैटर जो होता है वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, राइट। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। होती कितनी है, 5 है, बट हमें पढ़नी कितनी है, सिर्फ 3 पढ़नी है। मैटर कैन चेंज स्टेट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हमारे जो मैटर होता है वो इजीली चेंज हो सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट देखिए कैसे हम शो करेंगे कि जो मैटर होता है इट इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल। ये एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बीकर लेंगे, बीकर में हमने पानी लिया, उसमें हमने क्या डाल दिया, पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। क्या डाला, पोटेशियम परमैंगनेट 100 ml ऑफ वाटर में डाला। उसके बाद इसमें से 10 ml हमने लिया, नेक्स्ट 100 ml में हमने डाला, फिर इसमें से 10 ml लेके नेक्स्ट 100 ml में डाला, फिर यहाँ से हमने 10 ml लिया यहाँ। अब यहाँ देखो कलर जो है यहाँ सबसे डार्क था, फिर लाइट हुआ, फिर और लाइट हुआ, फिर वो लाइट हुआ। इसका मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं देखो यहाँ तक भी हैं, और अगर हम और डालेंगे तो और लाइट हो जाएगा। इसका मतलब इतने छोटे पार्टिकल्स पोटेशियम परमैंगनेट से बना हुआ है, राइट। सो क्लियर, आई होप। नेक्स्ट देखेंगे, इसका मतलब हमने यहां से समझा कि कोई भी मैटर होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, ठीक। अब देखेंगे कि हाउ, हम ये कैसे समझेंगे कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के उनमें क्या होता है, स्पेस होता है ना। सो वी कैन डिसॉल्व वन फॉर्म ऑफ मैटर ओवर अनदर, ठीक। कोई भी आप लेंगे, सपोज दैट अगर हम लेते हैं एक ग्लास वाटर लेते हैं, उसमें शुगर को डिसॉल्व करते हैं। अगर हम वाटर को शुगर में डिसॉल्व करेंगे, मैंने 1 स्पून लिया शुगर को और 1 ग्लास वाटर में डिसॉल्व किया। जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे शुगर, क्या आप देखते हैं कि क्या उसका लेवल अप होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हमारा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, इनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, और ये जो स्पेस होगा इसी स्पेस में शुगर के मॉलिक्यूल्स यहां पर अपना स्पेस को कवर कर लेंगे। इसीलिए वाटर का जो लेवल होता है वो रेस नहीं होता है, राइट। तो इट मींस यहां से हमने ये प्रूव किया कि वाटर, कोई भी मैटर होता है उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, राइट। अब देखिए हाउ वी कैन शो दैट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। कैसे अट्रैक्ट करेंगे मैटर के पार्टिकल? फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं ये क्या है, कॉइन है ना। कॉइन को देखिए हम हैमर से कितना भी हिट करेंगे, क्या ये कॉइन टूटेगा? नहीं टूटेगा। और आयरन को भी अगर हम हिट करते हैं, आयरन के पार्टिकल्स को, तो भी ये बहुत मुश्किल से ब्रेक होता है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो इतना ज्यादा हाई है कि जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स अलग नहीं हो पा रहे। और भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर हम टैप को ओपन कर दें, टैप से कंटिन्यूअसली वाटर फ्लो करेगा, क्या हम उसके फ्लो को कट कर सकते हैं बीच से चाकू वगैरह से? नहीं कट कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके जो वो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। उसके बाद अगर हम चॉक लें तो चॉक को अगर हैमरिंग करते हैं तो इजीली ब्रेक हो जाती है। क्यों ब्रेक हो जाती है? क्योंकि चॉक के पार्टिकल के बीच में
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, कम होता है, और लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से चॉक जो होती है वो इजीली क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपने देखा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कैसे हमें पता लगेगा कि मैटर के पार्टिकल जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव भी करते हैं? तो फॉर एग्जांपल अगर हमने क्या किया है, इंसेंस स्टिक की स्मेल जो होती है, मंदिर में जलाते हैं हम अपने, है ना, अगरबत्ती को, लेकिन उसकी जो महक होती है, खुशबू जो होती है, वो अब हमारे घर के हर एक रूम में चारों तरफ फैल जाती है। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, इसीलिए इनके पार्टिकल इजीली मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। ऐसे ही आप परफ्यूम भी डालते हैं ना, परफ्यूम है, डीओ है, आप जब अपनी बॉडी पर स्प्रे करते हैं तो उसकी महक भी, खुशबू भी चारों तरफ फैल जाती है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, राइट। और जितना स्पेस मिलेगा वो सारा क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, राइट। ये देखिए आपकी ये 5 स्टेट्स हैं, बट वी विल ओनली स्टडी अबाउट द 3 स्टेट, राइट। मैं आपको बता ही चुकी हूं कि आपकी 4 स्टेट्स होती हैं, ठीक। एक होती है कौन सी, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, और क्या होती है, गैस होती है, प्लाज्मा होती है, और क्या होती है, बीईसी होती है, राइट। तो लेकिन हमें पढ़ने सिर्फ कितनी है, 3 स्टेट्स पढ़नी है, राइट। तो ये स्टेट्स को वी कैन ऑल्सो कॉल द फेज। क्या कहते हैं हम, स्टेट्स को हम फेज भी कह सकते हैं। एलिमेंट एंड कंपाउंड्स कैन मूव फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज व्हेन स्पेशल फिजिकल फोर्सेस आर प्रेजेंट, ठीक है। तो स्पेशल फोर्स जैसे टेम्परेचर, है ना, अगर हम किसी पे टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो जो स्टेट्स होती हैं मैटर की, इट कैन इजीली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट। अब देखते हैं हम इनके बीच में क्या डिफरेंस क्या होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या डिफरेंस होता है तीनों में? अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, ये क्या है, ये क्या है, सॉलिड है ना। अगर हम ये लेंगे तो ये भी क्या है, सॉलिड है, ठीक। तो इससे हमने क्या समझा, सॉलिड की शेप क्या होती है, डेफिनेट होती है। कैसी होती है, डेफिनेट। क्या हम इसकी शेप चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। तो ये डेफिनेट शेप है। और इसका लिक्विड का क्या डेफिनेट शेप होगा? नहीं होगा। अगर हमने ग्लास में डाला है लिक्विड तो ग्लास का शेप कंटेन करेगा। अगर हमने किसी बाउल में लिक्विड को डाला है तो वो बाउल का शेप कंटेन करेगा, राइट। और अगर हम उसको किसी प्लेट में डाल देते हैं तो उसका शेप कंटेन कर लेगा, राइट। तो सॉलिड का शेप फिक्स रहेगा, बट लिक्विड का फेस हमारा फिक्स्ड नहीं रहेगा। और गैस का शेप कैसा रहता है बताइए? इसका भी शेप डेफिनेट है भाई। गैस के पार्टिकल्स तो हर जगह घूमेंगे, जितनी जगह में रखोगे वो पूरा स्पेस कवर कर लेंगे, राइट। तो डेफिनेट शेप सिर्फ किसका होगा? सॉलिड का, बाकी लिक्विड का नहीं होगा और गैस का नहीं होगा, राइट। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो सॉलिड का वॉल्यूम भी लिमिटेड है ना, फिक्स्ड है। अब इसका वॉल्यूम इतना ही है, क्या कम ज्यादा हो सकता? नहीं, ठीक। और वॉल्यूम इसका भी फिक्स रहता है। वॉल्यूम किसका फिक्स नहीं रहता है? गैस का। क्यों? गैस को अगर आप इतने किसी कंटेनर में छोटे में रखोगे तो उतना स्पेस कवर करेगा, और बड़े में रखेंगे वो पूरा स्पेस कवर कर लेगा, और बड़े में रखेंगे वो पूरा स्पेस कवर कर लेगा, है ना। तो गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड नहीं रहता है, राइट। थर्ड पॉइंट क्या होगा? सॉलिड का मास जो होगा वो डेफिनेट होगा। अब देखिए ये जो मास होता है वो तीनों का फिक्स रहेगा। अब मासेस तो कभी चेंज ही नहीं होता, है ना। मास एक ऐसी क्वांटिटी होती है, इट कैन नेवर
चेंज, राइट। आफ्टर दैट जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वेरी क्लोज होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो मिनिमम होता है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम उनको क्या नहीं कर सकते हैं, इजिली ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट वाज मैक्सिमम, राइट। इसके भी पार्टिकल क्लोज होते हैं, ठीक, इसके क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोज होंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है वो एनर्जी जो कि मोशन की वजह से क्रिएट होती है। किसकी वजह से क्रिएट होगी, मोशन की वजह से, है ना। अब इसके पार्टिकल देखिए, आपको ये दिख रहा है, इसके पार्टिकल देखिए क्लोजली पैक्ड है, क्या ये पार्टिकल्स मूव कर सकते, नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए जब पार्टिकल्स मूव ही नहीं करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। इसके पार्टिकल देखो, लिक्विड हम ऐसे डालते हैं, लिक्विड फ्लो कर जाता है, क्यों फ्लो करता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, और स्पेस होने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। लेकिन गैस के पार्टिकल और लूजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्लियर। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और फिर गैस में मिनिमम। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस में होगी, गैस में, देन लिक्विड में, और देन सॉलिड में। क्लियर, ठीक है। अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी भी किसकी होगी, सॉलिड की सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड की, और फिर गैस की होगी। अगर हम, क्लियर, आई होप ये आपको सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा, राइट। अब देखिए कि जो मैटर की स्टेट्स होती हैं, इट कैन इजीली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट हाउ, कुछ ना कुछ हमें एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करना पड़ेगा, या एक्सटर्नल रिसोर्स चाहिए हमें एक फॉर्म मैटर की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो सोर्सेस क्या हैं, चलिए उनके बारे में देखते हैं। देखिए, एनी मटेरियल कैन एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स, विच वन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। एंड दीज फॉर्म्स कॉल्ड द स्टेट्स ऑफ मैटर। इन तीनों स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। बट व्हेन बी हीटेड और कूल्ड, ये मैटर की स्टेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती हैं। तो हमारा वो रिसोर्स क्या है जिससे हम इनकी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, है ना, क्या है, हीट। क्या है, हीट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आइस को किसकी उसमें रखेंगे, सन की रेज में रखेंगे या सन की हीट में रखेंगे, तो सन की जो हीट होती है ये इस सॉलिड को किस में चेंज कर देगी, धीरे धीरे लिक्विड में। इसका मतलब जब सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। किस में होगा, लिक्विड में होगा। तो वो प्रोसेस वो क्या कहलाएगा, मेल्टिंग। क्या कहलाएगी, मेल्टिंग। क्यों, आइसक्रीम मेल्ट हो रही है ना। नेक्स्ट है, अगर हम इसको कूल डाउन कर दें, है ना, हमने क्या लिया, वाटर लिया, क्या लिया, वाटर लिया। हम इस वाटर को क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे, टेम्परेचर को कम कर देंगे। यहाँ हमने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया है ना, और यहाँ टेम्परेचर कम कर दिया। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो यही लिक्विड अगेन कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, और जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगी तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्रीजिंग। उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद देखिए, अगर क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे, है ना। अब देखो, हीट किया तो गैसेस में कन्वर्ट हुए। अगर हम इन्हीं गैसेस के पार्टिकल्स को कूल डाउन करते हैं, क्या करेंगे, कूलिंग, तो उसमें क्या होगा, गैसेस पार्टिकल दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर में।
और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। मींस अगर गैस कन्वर्ट किस में होती है, लिक्विड में। किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में, तो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी, कंडेंसेशन कहलाती है ना। जैसे आप किसी ग्लास में आइस क्यूब्स को डालें या बहुत ठंडा पानी चिल्ड वाटर डालते हैं, तो देखा है आपने उस ग्लास के आउटर लेयर पे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं वाटर की। क्यों होती हैं, क्योंकि एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं वो उसकी सरफेस पे जाके कंडेंस हो जाते हैं, राइट। तो वो हमारी होगी कंडेंसेशन, राइट। उसके बाद अगर हम हीट करते हैं, किसी भी लिक्विड को हमने हीट किया, तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। और वेपर कौन सी फॉर्म में, गैस फॉर्म में। वेपर कौन सी फॉर्म है, गैस फॉर्म में। और जब लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर्स में, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इवेपोरेशन, राइट। तो इस तरीके से हम टेम्परेचर को बढ़ाकर और कम कर कर स्टेट्स जो होती हैं मैटर को, उनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए कि टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ता है, ये हम ग्राफ के थ्रू देखेंगे, ठीक। हमने वाई एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है एंड एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, हीट। कितनी हीट सप्लाई करेंगे कि जो मैटर की स्टेट्स हैं वो क्या होती चली जाएंगी, चेंज होती चली जाएंगी। देखिए पहले हमारे पास क्या था, आइस क्यूब्स, और आइस क्यूब जो थी वो किस फॉर्म में थी, सॉलिड फॉर्म में थी। किस फॉर्म में थी, सॉलिड फॉर्म में थी। और जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, राइट, जैसे ही टेम्परेचर को हमने क्या किया, बढ़ाया, तो ये आइस जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। और इस आइस को लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे, राइट। उसके बाद हमने और टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब हमने टेम्परेचर कितना कर दिया, और बढ़ा दिया, तो ये लिक्विड किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया। ये लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। और जब लिक्विड गैस में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग बोलते हैं, या फिर बोलते हैं हम इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, राइट। उसके बाद देखिए गैस कंडेंस होगी, गैस क्या होंगी, कूल डाउन करेंगे हम। अगर हम इसको गैसेस को कूल डाउन करते हैं तो ये दोबारा किस में चेंज हो जाएंगी, लिक्विड में, है ना। और गैस से लिक्विड में चेंज होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। देन अगेन हम टेम्परेचर कम करेंगे तो ये लिक्विड हमारी किस में चेंज हो जाएंगी, सॉलिड में चेंज हो जाएंगी। किस में चेंज हो जाएंगी, टेम्परेचर। तो सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। हम टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करके मैटर की स्टेट को आसानी से चेंज कर सकते हैं, राइट। ये तो टेम्परेचर की बात रही। अब आती है प्रेशर की बात, राइट। प्रेशर में देखिए क्या करते हैं, कैसे प्रेशर से हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं, राइट। देखिए जैसे ये है हमारा, ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है, ठीक। इसमें हमने फिल किया है क्या, गैसेस के पार्टिकल को। किसको फिल किया हमने, गैसेस के पार्टिकल्स को फिल किया है। और जैसे ही हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, ये पिस्टन को हमने प्रेस करा, प्रेशर बढ़ाया, तो इसके गैसेस के पार्टिकल्स आपको पता है कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो जब हम पिस्टन को प्रेस करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ये पार्टिकल्स थोड़े से क्लोज हो जाएंगे, है ना। और जैसे ही क्लोज हुए तो ये किस में टर्न हो जाएंगे, आपके लिक्विड में। और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स और ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। क्लोज होने के बाद ये किस में कन्वर्ट होते हैं, सॉलिड में। इसीलिए आपने पढ़ा है, ड्राई आइस पढ़ा है ना, ड्राई आइस जो फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज होती है, जिसको हम बोलते हैं CO2, राइट। ये जो ड्राई आइस बनाई जाती है CO2 से, गैस से, जब हम CO2 गैस में प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में, उसी को बोलते हैं हम ड्राई आइस। क्लियर, राइट। नेक्स्ट आपका ये स्टेट्स आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, ये ट्रायंगल है ना। आप सभी
अपने आप पर इतना फोकस करें कि जब तक लोग आप पर फोकस ना करने लग जाए, है ना, इतना फोकस आपको अपने ऊपर करना है। उसमें कोई भी हो सकता है ना, आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, है ना, आपके पेरेंट्स भी आप पे फोकस करने लगेंगे अगर आप अपने आप पे फोकस करते हैं। ठीक है, इसी से आपको पता लगेगा कि आपको कितनी और मेहनत करनी है जिससे कि आप अपनी लाइफ में और ज्यादा सक्सेस की तरफ बढ़ सके। राइट, तो यहां तक हमने समझ लिया। अब हम देखिए आपके एनसीईआरटी में गिवन है ना, एक ट्रायंगल गिवन होगा जिसमें इस तरीके से स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे चेंज करते हैं वो शो करा गया। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट हुआ। राइट, देखिए ये हमारी स्टेट्स हैं। राइट, ये है सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है गैस है। ठीक, अब देखो सॉलिड हमने लिया और ये सॉलिड को अगर हमने मेल्ट किया, है ना, सॉलिड कन्वर्ट होगा किसमें, लिक्विड में। किसमें कन्वर्ट होगा, ये है हमारा लिक्विड। क्या है, लिक्विड। अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ये पूछा जाता है आपसे, है ना, ये स्टेट्स कैसे कन्वर्ट होती हैं, वो प्रोसेस क्या होती है पूछा जाता है। तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो क्या बोलते हैं हम उसे, मेल्टिंग बोलते हैं। और लिक्विड जब हमारी गैस में कन्वर्ट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन बोलते हैं। और गैस जब कन्वर्ट होगी अगेन सॉलिड में, दैट विल बी कॉल्ड द डिपोजिशन। क्या कही जाती है, डिपोजिशन कही जाती है। राइट, इसका उल्टा हम देखते हैं, अगर सॉलिड मान लो डायरेक्ट कन्वर्ट हो रही है सब्लिमेट उसमें गैस में, इफ द सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस, तो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, सब्लिमेशन। क्या कहलाती है, सब्लिमेशन के आपके एग्जाम्पल भी हैं, है ना। कौन से एग्जाम्पल है, जैसे आपका कैम्फर है। क्या है, कैम्फर। ठीक है, जो आप वो कपूर जलाते हैं ना घर में, वो आपने देखा होगा, कपूर को जब हम जलाते हैं तो वो लिक्विड वाली स्टेट में नहीं जाता है, डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। ठीक, आपका वो अमोनियम क्लोराइड है ना। तो और है आपका जो हम नैप्थलीन की बॉल्स डालते हैं अपने कपड़ों में, वो भी सॉलिड से डायरेक्ट चेंज हो जाती है गैस में, गायब हो जाती है, हमें नहीं पता चलता है कि वो कब गायब हो गई, है ना। तो मींस अगर कोई भी सब्सटेंस या मैटर की कोई स्टेट सॉलिड से डायरेक्ट चेंज हो रही है गैस में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और गैस अगर लिक्विड में चेंज होगी कूल डाउन होके, दैट विल बी कॉल्ड द कंडेंसेशन। और अगर हम टेम्परेचर और डाउन कर देते हैं तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड में, और जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। ये आपका ट्रायंगुलर बेसिस पे था कि हाउ द स्टेट्स ऑफ द मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। राइट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा इवेपोरेशन। अब देखिए इवेपोरेशन सबने पढ़ा है, क्लास 3rd से पढ़ाया जाता है आपको इवेपोरेशन, है ना, कि इवेपोरेशन होता क्या है ना। क्लास 3rd से हम पढ़ते हैं इवेपोरेशन की डेफिनेशन। राइट, अब आप आ गए हैं 9th क्लास में, तो 9th क्लास में अगेन आप पढ़ेंगे इवेपोरेशन। ठीक, देखिए इवेपोरेशन होता क्या है, जब कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, चेंज होता है किससे, लिक्विड से गैस में। और क्यों चेंज होगा, बाय हीटिंग। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या हीट करेंगे किसी सब्सटेंस को, तो वो लिक्विड से किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। ठीक है, और इवेपोरेशन को भी हम कह सकते हैं वेपराइजेशन। क्या बोल सकते हैं, वेपराइजेशन, क्योंकि लिक्विड जो है वो किस में चेंज हो रही है, वेपर में चेंज हो रही है। किस में चेंज हो रहे हैं, वेपर, एंड वेपर इज अ फॉर्म ऑफ द गैसेस। देखिए ये जो आपने वाटर साइकिल भी पढ़ी होगी, है ना, छोटी क्लासेस में, तो वाटर साइकिल में भी जो रिवर्स का वाटर होता है, नदियों का पानी होता है, वो सन की रेस की वजह से हीट होता है, और हीट होने की वजह से ये धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होता है, और इसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। और यही वेपर्स जब ऊपर जाते हैं तो वहां का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, ठंडा होता है, और ये गैस फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं,
लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं उसको बोला जाता है कंडेंसेशन। और जब ये पार्टिकल्स कंडेंस होके हैवी हो जाती हैं तो वो प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में अगेन कहाँ आती हैं, अर्थ पे आती हैं, जिसको हम रेन कहते हैं, राइट। तो ये वाटर साइकिल आपने सबने पढ़ी होगी। इसमें ये प्रोसेस है, एवोपरेशन भी है, कंडेंसेशन भी है, राइट। और एक प्रोसेस है आपकी प्रेसिपिटेशन की। क्लियर? आई होप एवोपरेशन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एवोपरेशन। हमारी डेली लाइफ में हम डेली एवोपरेशन देखते हैं, है ना। डेली आपके घरों में एवोपरेशन होता है, ठीक। चाय बनाते हैं तब भी एवोपरेशन होता है ना। दूध को गर्म करते हैं तब भी एवोपरेशन होता है। इवन कपड़े भी हम धोते हैं, धोने के बाद जब हम उन्हें सुखाने डालते हैं तब भी एवोपरेशन का फिनोमेना आपको देखने को मिलता होगा, राइट। तो देखिए ऐसे कौन से, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रेट ऑफ एवोपरेशन जो होता है वो डिपेंड करता है। तो देखिए पहला जो फैक्टर आपका है दैट इज टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर कैसे? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ एवोपरेशन ज्यादा होगा, है ना। जितना हम गैस की फ्लेम पे, अगर हमने गैस पे कोई चीज बॉईल होने के लिए या गर्म होने की रखी है तो जितना हम हीट बढ़ाएंगे और जब हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एवोपरेशन उतनी जल्दी होता है, राइट। और जैसे जैसे आपने देखा होगा कपड़े जब हम धूप में सुखाने डालते हैं तो वेदर का जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, है ना, तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, जितनी गर्मी ज्यादा होगी उतनी जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर, इसका मतलब जो रेट ऑफ इवोपरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे? टेम्परेचर पे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर को आप कम करोगे रेट ऑफ एवोपरेशन भी क्या होगा? कम होगा, राइट। नेक्स्ट फैक्टर हम देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा सरफेस एरिया। क्या है? सरफेस एरिया, राइट। सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेट ऑफ एवोपरेशन पे। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ एवोपरेशन भी बढ़ेगा। जैसे अगर हम छोटे बर्तन में पानी रखते हैं तो उसमें वेपराइजेशन में टाइम लगता है, लेकिन वही पानी अगर हम किसी बड़े बर्तन में रखते हैं तो वो जल्दी से एवोपोरेट होता है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। और हम समझ सकते हैं कपड़ों को, अगर जब आप सुखाने डालते हैं तो अगर हम फोल्ड करके या ऐसे ही टांग दें तो क्या सूखेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है। बट अगर हम उनको फैला के डालेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो वो जल्दी से सूखते हैं। क्यों जल्दी सूखते हैं? क्योंकि उसका रेट ऑफ एवोपरेशन बढ़ जाता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमिडिटी, ठीक। ह्यूमिडिटी का देखिए उल्टा इफेक्ट पड़ता है। बारिश के समय में आपने देखा होगा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इंक्रीज करना एटमॉस्फेयर में, है ना। तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा? कम। और अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा। बारिश के समय में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से आपने देखा होगा कपड़े सूखते नहीं है। क्यों नहीं सूखते हैं? क्योंकि वहां पर हमारा रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, राइट। क्लियर? उसके बाद देखिए ह्यूमिडिटी के बाद हमारा फोर्थ फैक्टर आता है स्पीड ऑफ विंड। टेम्परेचर, सरफेस एरिया और स्पीड ऑफ विंड, इनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, राइट। स्पीड भी, जैसे जैसे हवा की स्पीड, विंड की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे रेट ऑफ एवोपरेशन भी बढ़ता है। और जैसे जैसे विंड की स्पीड कम होगी रेट ऑफ एवोपरेशन भी क्या होगा? कम होगा, राइट। क्यों? क्योंकि विंड में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। और जितनी तेजी से विंड ब्लो करेगी उतनी ज्यादा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। और
टेम्परेचर विल ऑल्सो मोर। तो जब काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला फैक्टर आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट फिर भी देख लीजिए, रेट ऑफ इवोपरेशन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड, है ना। लिक्विड के नेचर पे भी रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड करता है। हाउ? द रेट ऑफ इवोपरेशन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड, द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसका रेट ऑफ इवोपरेशन स्लो हो जाएगा। अगर पार्टिकल्स के बीच में रेट इन जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या हो जाएगा, उतना हाई हो जाएगा, राइट। तो इट मींस जो रेट ऑफ इवोपरेशन होता है वो हमारा लिक्विड के नेचर पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा हाउ इवोपरेशन कूलिंग वर्क्स, है ना। इवोपरेशन की वजह से आपने देखा होगा, क्या देखा है कि हमें थोड़ा सा कूल इफेक्ट फील होता है ना। कैसे होता है, देखिए, इवोपोरेशन कूलिंग अकर्स व्हेन मॉइस्चर इवोपोरेट, जब हमें स्वेटिंग होती है और वो स्वेट हमारा इवोपोरेट होता है ना। और इवोपोरेट होने की वजह से वी कैन फील कूल, राइट। तो ये जो लिक्विड होता है ये किसमें, वेपर में चेंज हो जाता है और ये हीट एनर्जी को क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वी आर फीलिंग कूल, राइट। जैसे हमें स्वेटिंग हुई, ठीक, हॉट की वजह की, हॉटनेस की वजह से, और जैसे ही हम पंखे की हवा में बैठेंगे तो ये क्या करता है हमें सॉरी, ठीक, जैसे ही हम फैन चलाते हैं तो ये हॉट ड्राई एयर जो होती है वो क्या करती है, ह्यूमिड एयर में चेंज हो जाती है एंड सम ऑफ द वाटर इवोपोरेट इन सराउंडिंग। जो भी वाटर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, इवोपोरेट होता है एंड वी आर फीलिंग कूल, राइट। अब ये भी देखिए गर्मियों में इन समर वी आर नॉर्मली वियर कॉटन क्लोथ्स। क्यों? कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद उनमें से जो वाटर होता है वो इजीली इवोपरेट होता है, जिसकी वजह से हम कैसा फील करते हैं, कूल फील करते हैं, राइट। When a liquid evaporate, the particles of the liquid absorb heat। तो पार्टिकल जो होते हैं लिक्विड के वो हीट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं हमारे सराउंडिंग एरिया से और क्या हो जाते हैं, एवोपोरेट्स हो जाते हैं। इसकी वजह से जो सराउंडिंग जो होता है हमारा सराउंडिंग एरिया वो कैसा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, राइट। पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ। आपने देखा होगा ग्राउंड में या हम अपने गेट के बाहर, है ना, गर्मियों में पानी को क्या करते हैं, छिड़क देते हैं, है ना, स्प्रिंकल कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो एवोपरेट हो जाए और थोड़ा सा एरिया कैसा हो जाए, ठंडा हो जाए, राइट। तो वही मेंशन है यहाँ पर, ड्यूरिंग एवोपरेशन ऑफ वाटर क्या करेगा, वो सराउंडिंग एरिया की हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हमारे सराउंडिंग एरिया को कैसा करेगा, कूल करेगा, राइट। सेम समर में वी स्वेट मोर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है। ड्यूरिंग एवोपरेशन द स्वेट एब्जॉर्ब हीट। स्वेट क्या करता है, हमारे चारों तरफ की हीट को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी बॉडी को क्या कर लेगा, कूल करेगा, क्योंकि गर्मी नहीं रहेगी, राइट। वी आर वियरिंग कॉटन क्लोथ्स समर, व्हाई? बिकॉज दे कीप्स अस कूल। क्योंकि कॉटन जो क्लोथ्स होते हैं दे कैन इजिली एब्जॉर्ब स्वेट, एंड जब क्या होता है, स्वेट इवोपरेट होगा। कैसे इवोपरेट होगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा हमारे चारों तरफ की हीट को, और जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगा वैसे ही हमें कैसा फील होने लगता है, कूल फील होने लगता है, राइट। अब देखिए
नेक्स्ट आपकी एनसीईआरटी में लेटेंट हीट भी है ना, दो हैं, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन है या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट होती क्या है? लेटेंट हीट का मीनिंग ही होता है हिडन हीट, है ना, छुपी हुई ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा जिसे हिंदी में कहते हैं। वो ऐसी ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट ऐसी हीट होती है जिसमें हम बिना टेम्परेचर को इंक्रीज किए ही स्टेट जो होती है मैटर की वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है लेटेंट हीट की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, है ना। अब देखिए सेम कहानी है ना। यहाँ पर देखिए सॉलिड जो होती है जैसे ही किसमें कन्वर्ट होगी? लिक्विड में। किसमें कन्वर्ट होगी? लिक्विड में कन्वर्ट होगी। और जब लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, वहां हम टेम्परेचर को चेंज करते थे, बट लेटेंट हीट जो होती है हमारी हिडन हीट होती है। यहाँ पर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। और टेम्परेचर कांस्टेंट होते हुए हमारा जो सॉलिड स्टेट है वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लिक्विड में। ठीक, अब देखो सॉलिड फ्यूज हो रही है लिक्विड में, है ना। और जैसे ही सॉलिड फ्यूज होगी लिक्विड में, इसी को हम बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो वही तो हीट मिली कहाँ से? जो एनवायरनमेंट में हिडन हीट है वो ली है, इसीलिए बोला जाता है इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब यही लिक्विड बिना टेम्परेचर चेंज किए आसानी से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट वन कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट। क्योंकि लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? गैस में। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। फिर भी कोई डाउट रहता है देन यू कैन आस्क टू मी, राइट। अब देखिए थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं हम, है ना। देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। क्या है? इतनी हीट हमें चाहिए जो वेपराइज कर सके 1 ग्राम एंड यू कैन से 1 kg ऑफ सब्सटेंस इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कौन से? उसके बॉइलिंग पॉइंट पे बिना टेम्परेचर चेंज किए वो किससे हो जाए? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मींस 1 kg लिक्विड जब कन्वर्ट होगी किसमें? गैस में कन्वर्ट होगी, उसको हम बोलेंगे, उसके लिए जो भी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बट वी कांट चेंज द टेम्परेचर, राइट। उसके बाद अगर हम देखें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो लेटेंट ऑफ फ्यूजन में क्या होगा? सेम 1 kg सॉलिड किसमें कन्वर्ट होगी? आपके लिक्विड में चेंज होगी विदाउट चेंजेस टेम्परेचर, और यू कैन से दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट विल बी कॉल्ड द latent heat of fusion, right? So I hope it is clear to everyone that what is latent heat of vaporization and what is latent heat of fusion. Fusion का मतलब फ्यूज होना, सॉलिड फ्यूज हो रही है लिक्विड में। वेपराइजेशन का मतलब होता है गैस में कन्वर्ट होना। अब देखेंगे हम डिफरेंस क्या होता है ना। आपको अभी तक ये लग रहा होगा कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन और यू कैन से दैट वेपराइजेशन कैसा होता है? सेम होता है, बट सेम नहीं होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या होता है? इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस होता है। तो क्या डिफरेंस होता है ये हम देखेंगे, राइट। देखिए क्या डिफरेंस होता है आपका। जो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है इसको हम वेपराइजेशन भी बोलते हैं। किसका? लिक्विड का। ये कहां पर होगा? रूम टेम्परेचर। एवोपरेशन कब होता है? रूम टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। लेकिन बॉइलिंग जो होती है, बॉइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन ऑफ लिक्विड एट द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। ये हमारा
रूम टेम्परेचर पे होगा इवेपोरेशन, और बॉइलिंग कब होगी? अपने बॉइलिंग पॉइंट पे। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर आपका कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। उसके बाद सेकेंड डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो इवेपोरेशन जो होता है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, गिवन टेम्परेचर पे, लेकिन बॉइलिंग हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगी, राइट। इवेपोरेशन जो होता है वो एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पे होगी, है ना, सरफेस फिनोमिना, लेकिन ये पूरे लिक्विड में होगी। बॉइलिंग क्या होती है? होल लिक्विड में होती है, बट इवेपोरेशन जो होता है वो सिर्फ सरफेस फिनोमिना होता है। व्हेन इवेपोरेशन टेक्स प्लेस द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड डिक्रीज, है ना। और जब इवेपोरेशन होता है तो टेम्परेचर क्या होता चला जाता है? डिक्रीज। लेकिन अगर बॉइलिंग होता है तो पूरी प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर रहेगा इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सो ये था हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, मैटर्स इन अवर सराउंडिंग। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ठीक। जो भी आपकी क्वेरी हो यू विल आस्क टू मी एट एनी टाइम, राइट। सो अगर तुम्हें सफल होना है ना तो तुम्हें सोचने से ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता होगी। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप मेहनत कर लोगे, उतना ही आप अपनी सफलता की ओर जाओगे, उतना ही सक्सेस आपकी तरफ आएगी जितनी आप मेहनत करोगे, ठीक है। अगर आप जितना हार्ड वर्क करोगे फिर आपको सक्सेस की तरफ जाने की जरूरत नहीं होगी, सक्सेस खुद आपके पास चल के आएगी, राइट। ठीक, तो ये आपका चैप्टर था, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना चैप्टर फिनिश करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, देन आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।